हेलो एवरीवन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स के बारे में। तो बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर्स हैं जिसमें हमारा रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस, ये 4 पैरामीटर्स आते हैं। ठीक है, और भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम लोग। और सबसे पहले हम लोग थोड़ा बेसिक कवर कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग सारे पैरामीटर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन होती है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो जो ट्रांसमिशन लाइन है इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। ओके, बाय यूजिंग, या ऐसे लिख सकते हैं, ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड टू ट्रांसमिट electrical power from remote generating station to the load center। ओके, मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन का यूज होता है बेसिकली वो ये होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर को ट्रांसमिट करना फ्रॉम रिमोट जनरेटिंग स्टेशन टू लोड सेंटर। ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रांसमिशन लाइन। अब हमारे जो ऑब्जेक्टिव होते हैं वो क्या होते हैं वो समझ लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा वो है कि जो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी है वो हमारी हाई होनी चाहिए, और ट्रांसमिशन लाइन के जो लॉस होने चाहिए वो बेसिकली मिनिमम होने चाहिए, और एफिशिएंसी हाई होनी चाहिए। ठीक है, तो हम लोग एक सेंटेंस लिख लेते हैं, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी must be higher with minimum transmission line losses and maximum efficiency। ओके, इसके बाद दूसरा जो ऑब्जेक्टिव हमारा होना चाहिए, जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो 0 होना चाहिए और या मिनिमम होना चाहिए। तो ये भी लिख लेते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन इज टू बी 0 और मिनिमम। 0 तो हो नहीं सकता, तो मिनिमम होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर है वो क्या होते हैं, है ना। हम लोग कौन से कंडक्टर यूज करते हैं यहाँ पे वो एक बार देखते हैं, और उसके टर्म्स भी देखते हैं एक बार। जो यहाँ पे कंडक्टर यूज होता है बेसिकली ACSR कंडक्टर यूज होते हैं। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स्ड। जैसे एल्युमिनियम साइड मतलब जो आउटर लेयर होगी वो हमारी एल्युमिनियम की होगी। ठीक है, ऐसे करके, और जो सेंटर होगा वो हमारा बेसिकली स्टील का होगा। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि जो स्टील होती है बेसिकली वो एल्युमिनियम के कंपैरिजन में काफ़ी हार्ड होती है। तो बेसिकली जब हम ट्रांसमिशन लाइन की जो लेंथ हाई ज़्यादा होती है, बेसिकली जब हम
खाली कॉपर एल्युमिनियम से खाली बना देंगे तो बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा सैग आ जाएगा, वो पूरी झूल जाएगी धागे की तरह, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे स्टील का काम ये होता है कि वो थोड़ा हार्ड होता है, तो बस ये स्ट्रेट रखने के लिए और स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है, तो बेसिकली ये एक तरीके से मजबूती देता है हमारे कंडक्टर को, ठीक है। तो और भी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे अभी हम लोग। अब यदि हम लोग बात करें कि नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि हम कितने लेयर यहाँ पे यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास जो लेयर है वो x लेयर है ना, लेयर नंबर मान लेते हैं, और टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स क्या होंगे उसका एक फॉर्मूला होता है, वो लिख लेते हैं एक बार। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड n इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। तो जैसे यदि हम एज्यूम कर लें कि x की वैल्यू हमारे पास यदि 3 हो, ठीक है, पहले एक बार इसको हम फॉर्मूले में एक यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, रेक्टेंगल बना देते हैं एक, ठीक है। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया। ये हमें याद रखना है, यदि मुझे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स निकालने हो तो कैसे निकालेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 से, जहाँ पे x क्या है हमारे पास लेयर नंबर है, टोटल नंबर ऑफ लेयर कितने होने चाहिए वो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब हम लोग एज्यूम करते हैं कि हम चाहते हैं कि 3 लेयर का हो, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं। ये मैंने एक डायग्राम बनाया, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कुछ। सबसे पहला लेते हैं कि x इज इक्वल टू 3, यानी यहाँ पे जो लेयर है वो कितने हैं, 3 लेयर है। ओके, तो नंबर ऑफ जो स्ट्रैंड्स होंगे वो कितने होंगे, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, n इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1। नाउ 3 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 प्लस 1, ठीक है। तो हो जाएगा 3 एंड 3 3 9 माइनस 9 प्लस 1। तो जब इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 19, ठीक है। यानी n जो स्ट्रैंड्स की जरूरत पड़ेगी हमारे पास 19 स्ट्रैंड्स चाहिए होंगे इस ACSR को बनाने के लिए। तो बेसिकली होगा क्या इसमें, मैं एक बार ड्रॉ कर देता हूँ इसको। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है ना, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो सबसे पहले नंबर लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, ओके, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 एंड 19। तो बेसिकली जो 19 मतलब स्ट्रैंड थे वो यहाँ पे मैंने बना लिए, है ना। यानी हमारे पास लेयर कितने, पहला लेयर, दूसरा और तीसरा, तो 3 लेयर हो गए, है ना। तो बेसिकली अब यहाँ पे स्टील कौन सा होगा, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये पहली लेयर और दूसरी, ये 2 लेयर जो होगी हमारी वो स्टील होगी, ठीक है। और ये आउटर वाली जो लेयर है ये हमारी ये वाली सिर्फ ये जो बाहर वाली है, ठीक है, ये होगा हमारा एल्युमिनियम। क्लियर है। तो यहाँ पे जो हमारे पास 3 लेयर है, 1 2 3, जो आउटर वाला है वो एल्युमिनियम है और जो कोर वाला है वो स्टील है। तो बेसिकली बना क्या ये, यहाँ पे देखोगे टोटल 7 जो है हमारे पास स्टील है और 12 हमारे पास बचे हुए वो एल्युमिनियम है। तो इसे हम बोलेंगे 12/7 ACSR कंडक्टर, ठीक है। मतलब यहाँ पे है क्या, 12 जो है हमारे एल्युमिनियम है और 7 जो कोर में है वो स्टील है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल ले लेते हैं।
x इज इक्वल टू 4 लेते हैं तो n इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 1। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 37। तो यहाँ पे भी हम लोग 30 हमारे होंगे एल्युमिनियम और 7 होगा हमारे पास स्टील। ठीक है, तो 30/7 ACSR। ठीक है, अब हम लोग एक डायमीटर का फॉर्मूला देख लेते हैं। टोटल डायमीटर हम लोग कैसे निकालते हैं। टोटल डायमीटर ऑफ ACSR डी एज्यूम करते हैं, तो जो डी का फॉर्मूला बनेगा हमारा वो बनेगा d इज इक्वल टू 2x माइनस 1 इंटू डी, जहां पे d जो है डाया ऑफ ईच स्ट्रैंड्स। ठीक है, ये हो गया। अब जैसे हमारे पास जो सबसे पहले हमने देखा था कि x इज इक्वल टू 3 था, तो इसका डाया क्या होगा, d इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 1। यहाँ पे x की जगह हमने 3 रखा, यानी 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 5d। यानी यहाँ पे जो d है, जो सिंगल स्ट्रैंड है उसका डाया है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारा टोटल डाया आ जाएगा। ठीक है, यानी 5d यहाँ पे आंसर है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी हमने 3 का लिया था। ठीक है, अब हम लोग 4 वाले का भी निकाल लेते हैं कि डाया कितना होगा। x इज इक्वल टू 4, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी 4 दूनी 8, 8 में गया 7, यानी 7d आएगा इसका आंसर। ठीक है, अब हम लोग कुछ और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। जैसे अब हमारे पास 5 लेयर हो। ठीक है, 5 लेयर ACSR, इसका हम लोग सॉल्व करते हैं सब चीज। ठीक है, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स कितने होंगे, n इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, फॉर्मूला लिखते हैं पहले, माइनस 3x प्लस 1। तो बेसिकली आएगा 3 इंटू 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 प्लस 1। ओके, जब इसे सॉल्व करोगे तो आएगा 61। तो यहाँ पे भी हम लोग बेसिकली स्टील हमारे पास कितने होंगे 7, और एल्युमिनियम का यहाँ पे कितना यूज होने वाला है, बाकी बचा हुआ जितना भी होगा वो एल्युमिनियम होगा, यानी 54। तो इसे हम क्या बोलेंगे 54/7 ACSR कंडक्टर। ठीक है, 4 लेयर का हम लोग देख ही चुके थे। 4 लेयर में आया था हमारा 37। और एक चीज और बता दूं यहाँ पे कि जो बेसिकली इंडिया में ACSR कंडक्टर का जो टेक्निकल नेम होता है वो बेसिकली एनिमल के नेम से होता है। जैसे जेब्रा, मूस है ना, पैंथर, डॉग है ना, इस तरीके से होते हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग देख सकते हो नेट पे सर्च करके। और यूएस में बेसिकली बर्ड के नेम से होता है, तो आप लोग एक बार नेट पे चेक कर लेना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टावर कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा। तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिख लेते हैं। मैं इसे पढ़ाऊंगा नहीं टावर कॉन्फ़िगरेशन, तो बस खाली नोट करा रहा हूँ। टावर कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल। ठीक है, क्या क्या है, पहला ट्रायंगुलर कॉन्फ़िगरेशन, एक होता है हमारे पास हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन, तीसरा
ट्रायंगुलर हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन, चौथा बंडल कंडक्टर, पांचवा हमारे पास क्या है, HVDC। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, आप लोग नोट कर सकते हो। अब कुछ पॉइंट्स और लिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास 2 बंडल हैं, ठीक है। यदि हमारे पास 2 बंडल्ड हैं तो बेसिकली इसमें हम लोग 220 किलो वोल्ट तक हम दे सकते हैं सप्लाई ट्रांसमिट करने के लिए। और 3 बंडल हैं तो इसमें भी 220 किलो वोल्ट, 4 वोल्ट है तो 400 किलो वोल्ट और HVDC यूज कर सकते हैं। ठीक है, 6 बंडल है तो 765 किलो वोल्ट और HVDC। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल है, आप लोग नोट कर सकते हो। अब हम लोग क्लासिफिकेशन देख लेते हैं थोड़े से, है ना। क्लासिफिकेशन मींस ट्रांसमिशन लाइन की क्लासिफिकेशन, शॉर्ट लाइन, मीडियम लाइन और लॉन्ग लाइन। तो बेसिकली इसमें जो लेंथ का जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है वो देख लेते हैं एक बार। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। जो हमारे पास शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन जो होती है, उसकी जो लेंथ है वो बेसिकली 80 किलोमीटर से लेस देन, और लेंथ और फ्रीक्वेंसी को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेसिकली वो 4000 से लेस होनी चाहिए। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन जो होगी उसकी जो लेंथ है बेसिकली 80 किलोमीटर से बड़ी, इक्वल भी हो सकती है, और 200 किलोमीटर से लेस देन। ठीक है, और जब इसका LF निकालेंगे हम लोग तो वो आएगा 4000 से 10,000 के बीच में आएगा। ठीक है, तीसरा लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। ये होगी हमारी 200 किलोमीटर से ज़्यादा, और LF जो हो जाएगा बेसिकली वो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पे जो F है हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी इंडिया के लिए 50 हर्ट्ज। अब हम लोग ट्रांसमिशन लाइन आगे डिस्कस करेंगे, उससे पहले कुछ बेसिक टर्म जान लेते हैं। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो वो कौन कौन से होते हैं अभी भी मैंने बताया थोड़ी देर पहले। पहला इंडक्टेंस, दूसरा कैपेसिटेंस, तीसरा रेजिस्टेंस एंड चौथा कंडक्टेंस यानी G। ठीक है, कुछ थोड़ा सा बेसिक और समझ लेते हैं। मतलब कुछ बेसिक टर्म्स बता देता हूँ। रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस, है ना, और डायमीटर, और वहाँ पे जो कंडक्टर्स किस तरीके से टावर पे लगे होते हैं वो मैं दिखा रहा हूँ खाली। जैसे ये टावर है, स्क्वायर बन गया, सर्कल बनाना है।
ठीक है, तो सबसे पहला जो डायमीटर है बेसिकली हम लोग यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेंगे, सेंटर टू सेंटर। ठीक है, डी के बाद यदि हम यहाँ पे अब देखें तो कैपेसिटेंस इस तरीके से इन कंडक्टर के बीच में बनेगा। ठीक है, और जैसे ये कंडक्टर ए है और ये बी है, यहाँ पे एल ए होगा, यहाँ पे एल बी होगा, यहाँ पे हम सी ए एज्यूम कर सकते हैं, यहाँ पे सी बी एज्यूम कर सकते हैं। इसके अक्रॉस का वोल्टेज वी ए होगा, करंट आई ए होगी, इसी तरीके से यहाँ पे वी बी और यहाँ पे आई बी। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं और रेडियस इसका आर। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा और चीज समझते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की, है ना, इंडक्टेंस की और कंडक्टेंस की, ये किस तरीके से हो रहा है। रेजिस्टेंस तो पता है आप लोग को, जब हम लोग कंडक्टर की बात कर रहे हैं तो बेसिकली यहाँ पे लेंथ है वायर की और उसका एरिया है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जैसे ये वायर है, ठीक है, इस वायर की लेंथ होगी L, ठीक है, इसका डाया होगा, है ना। तो बेसिकली R इज इक्वल टू रो L बाई ए होता है ना। यहाँ पे लेंथ भी आ गया और एरिया भी आ जाएगा क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया। अब हम लोग दूसरा चीज देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली जो इंडक्टेंस है वो कैसे आया। वो बेसिकली फ्लक्स लिंकेज की वजह से यहाँ पे इंडक्टेंस क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बात करें कि जैसे यहाँ पे ये टावर दिख रहे होंगे, है ना, ये हमारे इंसुलेटर है, ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और ये हो गया हमारा टावर। ओके, तो यहाँ पे जो बेसिकली अब मैं कंडक्टेंस की यदि बात करूँ तो कंडक्टेंस कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, देखो जैसे ये हमारे पास इंसुलेटर है, ठीक है, इंसुलेटर में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो नहीं होता, बेसिकली कुछ ना कुछ मेगा ओम में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि कुछ लीकेज करंट फ्लो होती है। ठीक है, तो ये लीकेज करंट इस तरीके से आ जाएगी। ठीक है, तो जब इस तरीके से जब ये लीकेज करंट होगी तो यहाँ पे हमें कंडक्टेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे करके मैं बना देता हूँ एक बार। जैसे ये एक रेड कलर यूज करते हैं, थोड़ा सा रेड, या यहाँ पे रेड कलर ज़्यादा बेस्ट दिखेगा। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में कंडक्टेंस क्रिएट हो जाएगा ड्यू टू लीकेज करंट। ठीक है, तो मैं यहाँ कुछ टर्म्स लिख देता हूँ याद रखने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है जो कैपेसिटेंस, और हाँ, कैपेसिटेंस की यदि हम बात कर रहे हैं तो कैपेसिटेंस बेसिकली जो डिफरेंस वोल्टेज का जो डिफरेंस है उनकी वजह से कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज होती है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है इनके डिफरेंस की वजह से यहाँ पे कंडक्टर के बीच में कैपेसिटेंस क्रिएट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, समझ में आ गया। और दूसरा एक हम इसमें अभी आगे और भी चीज़ देखते हैं, या मैं बना ही देता हूँ। बेसिकली यहाँ पे एक ग्राउंड कैपेसिटेंस भी क्रिएट होगा, जो कि बेसिकली जैसे ये ग्राउंड है हमारा, ठीक है, तो ये और ये, तो ये हमारा कहलाएगा सी जी, ग्राउंड कैपेसिटेंस। ओके, और रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे तो रेजिस्टेंस इस तरीके से वायर के अंदर में होगा,
और वायर में इंडक्टेंस भी होता है, तो इंडक्टेंस इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो प्रैक्टिकली मैं यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे ये टावर है, ये इंसुलेटर है, ठीक है, और ये हमारे कंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो इनमें बेसिकली कैसे कैपेसिटेंस क्रिएट हो रहा है, ग्राउंड कैपेसिटेंस कैसे क्रिएट हो रहा है, और इंडक्टेंस, तो मतलब ये हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो आगे हम लोग और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे अच्छे से। कुछ पॉइंट्स मैं लिखा देता हूँ यहाँ पे, आप लोग नोट कर सकते हो। ड्यू टू डिफरेंस, बेसिकली मैं जो यहाँ पे कंटेंट दे रहा हूँ आपको, आप चाहो तो गेट के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो मैं ट्राई करूँगा कि पूरा पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, जो मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं आपको कवर करा दूँ, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हो, है ना। मैं ज़्यादा मतलब कोर सब्जेक्ट जितने भी हैं वो मैं आप लोग को सारा कवर करा दूंगा। मैथमेटिक्स में लास्ट में कराऊंगा। तो अभी पहले हम लोग कोर सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। अभी मैं पावर सिस्टम स्टार्ट किया हूँ, और उसके बाद हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म करेंगे, फिर हम लोग मशीन खत्म करेंगे, और फिर नेटवर्क थ्योरी वगैरह भी हम लोग देख लेंगे, क्योंकि वो इजी टॉपिक है। मैं पहले टफ टॉपिक को कवर करा दे रहा हूँ। ऑलरेडी आप लोग बीटेक में पढ़े होंगे, तो अभी हम लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जैसे मैं सारी वीडियोस अपलोड कर लूँगा, आप लोग चाहो तो सीक्वेंस में भी देख सकते हो। अभी जिनको पावर सिस्टम पढ़ना है, तो पावर सिस्टम के लिए मेरे चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो, और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। ड्यू टू डिफरेंस इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, ड्यू टू डिफरेंस या डिफरेंस, बेसिकली यहाँ पे मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वो ये है कि जैसे यहाँ पे इस तरीके से एसी फ्लो हो रही है ना, और जैसे ये थ्री फेस है ना। थ्री फेस की यदि हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं इसे आर मान लूं, है ना, आर वाई और ब्लू, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे यदि मैं बात करूं, ये इस तरीके से, जस्ट मैं एक सैंपल बना रहा हूं। यदि मैं किसी इंस्टेंट पे देखूं, ठीक है, तो जैसे ये आर फेस है, ये वाई फेस है, और ये बी फेस है। तो बेसिकली इनमें वोल्टेज का डिफरेंस आया है ना। जैसे ये इंस्टेंट पे मैं चेक कर रहा हूँ, इस इंस्टेंट पे, तो बेसिकली हो क्या रहा है, आर का वोल्टेज और वाई का वोल्टेज और बी का वोल्टेज बेसिकली डिफरेंट है, ठीक है। तो इस डिफरेंस की वजह से इनके बीच में, इन कंडक्टर्स में आपस में, दोनों वायर में, या इनके जैसे मैंने यहाँ पे बनाया भी है, ठीक है। तो देख सकते हो, जैसे इनके बीच में एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो गया, इसके बीच में एक कैपेसिटेंस क्रिएट हो गया, और इन दोनों के बीच में भी एक कैपेसिटेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है वो इनका अलग अलग है, ठीक है। तो वही पॉइंट को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो आप लोग समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। किसी को डाउट रहता है, आप लोग कमेंट कर सकते हो मुझे, या मेरे व्हाट्सअप चैनल को भी फॉलो करो, और वहाँ पे भी कमेंट आप लोग पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आंसर कर दूंगा, ठीक है। तो लिखते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इंस्टेंटेनियस voltage between two conductor creates capacitance, ठीक है। और लेंथ एरिया की वजह से यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा है, रेजिस्टेंस, है ना। ड्यू टू लेंथ एंड एरिया क्रिएट्स आर, और यहाँ पे कंडक्टेंस कैसे हो रहा है, ड्यू टू इंसुलेटर
because insulator does not have infinite resistance, so some leakage current will flow through the insulator is called conductance। जी, ठीक है। और फ्लक्स लिंकेज की वजह से, ड्यू टू फ्लक्स लिंकेज, इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडक्टेंस क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक था। अब थोड़ा सा और एक बेसिक समझ लेते हैं यहाँ पे इंडक्टेंस का। तो जो इंडक्टेंस है हमारे पास, वो क्या होता है, इंडक्टेंस इज फ्लक्स लिंकेज पर यूनिट करंट। ठीक है, तो यानी हो गया L इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज डिवाइडेड बाई करंट, दैट इज लैम्डा बाई आई। ठीक है, तो यदि हमें L निकालना है तो हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो होता है कि हम लोग करंट निकाल लें। तो करंट निकालेंगे हम लोग इंटीग्रल H dx, यानी यहाँ पे एम्पियर सर्किटल लॉ लगाएंगे, वो होता है I, है ना। और सेकंड स्टेप हमारा होगा कि हम लोग B निकाल लें, वो होता है म्यू नॉट म्यू आर इंटू एच। और तीसरा है कि हम फाई निकाल लें, वो होगा हमारे पास B इंटू ए। और फाई निकालने के बाद हम लोग रखेंगे लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास एन फाई। और पांचवा स्टेप होगा हमारे पास L का। यहाँ आई हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक है, और लैम्डा भी निकल चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे बस लैम्डा इज इक्वल टू L इज इक्वल टू लैम्डा बाई आई रख देंगे तो हमारे पास इंडक्टेंस निकल आएगा। तो ये थोड़ा सा स्टेप है ना, ये हमें फॉलो करना है इंडक्टेंस निकालने के लिए। पहला ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ठीक है, तो आई थिंक ये हो गया हमारा आज का इंट्रोडक्शन। और नेक्स्ट क्लास से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के जितने कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे हम लोग फोकस करेंगे। और बेसिकली हम लोग देखेंगे कि जो इंडक्टेंस है सिंगल ACSR कंडक्टर के, वो कैसे निकालते हैं, और बंडल्ड कंडक्टर के कैसे निकालेंगे, वो सारे आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।